हाँ जी सर, चलो पूरा निधि कंपनी का रिविजन करेंगे। निधि कंपनी जो होती है उनको दो चीजें लगती है, एक तो सेक्शन 406 और दूसरा निधि रूल। जब निधि कंपनी की बात करो तो यही दो चीजें देखनी है। सर अभी निधि कंपनी जो होता है ना, वो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी होता है। तो अगर एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी होता है तो उसको पूरा कंपनीज एक्ट का प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाता है। जो भी कंपनीज एक्ट के प्रोविजन पब्लिक लिमिटेड कंपनी को लगते हैं वो निधि कंपनी को भी लग जाते हैं। पर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे ना, तो निधि को कोई एक्सेप्शन मॉडिफिकेशन इस तरह की चीजें दे सकता है, मतलब निधि को माफी वगैरह दे सकता है। पर उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिफाई करना पड़ेगा, कोई नोटिफिकेशन बनाना पड़ेगा। पर सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन बनाने के पहले ना, तुम खुद से नोटिफिकेशन बना के मत डाल देना। नोटिफिकेशन बना के डालने के पहले तुमको एक बार उसको हाउस ऑफ पार्लियामेंट में रखना पड़ेगा। कितने दिन के लिए रखोगे आप? टोटल 30 डेज के लिए रखोगे जब हाउस ऑफ पार्लियामेंट सेशन में। पर अगर सेशन हाउस ऑफ पार्लियामेंट ने अगर डिसअप्रूव कर दिया तो तुम उसको नोटिफाई नहीं कर सकते। और जब ये 30 डेज का आप टाइम गिनोगे ना, तो आप उसमें जब भी आपका पार्लियामेंट लगातार 4 दिन के लिए सेशन में नहीं था तो वो पीरियड को मत गिनना। और उसके बाद आप क्या करोगे? आप इसको हाउस ऑफ पार्लियामेंट में रखने के बाद अगर उन्होंने अप्रूव कर दिया तो उसको नोटिफाई कर दोगे, या 30 डेज ऑफ सेशन तक भी उन्होंने उसको कंसिडर नहीं किया तो भी आप नोटिफाई कर दोगे। पर अगर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया तो नोटिफाई नहीं करोगे। बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है सर। पॉइंट ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्होंने पावर दिया कि तुम नोटिफिकेशन के थ्रू निधि कंपनी को एक्सेप्शन दे सकते हो। अब सर निधि कंपनी के लिए एप्लीकेबल है निधि रूल्स 2014, जो अमेंड हुआ है निधि अमेंडमेंट रूल्स 2022 के थ्रू, जो 19 अप्रैल 2022 से अमेंड हुआ है। अब मेरी बात सुनना, निधि कंपनी का काम क्या होता है? निधि कंपनी का दो काम होता है। एक तो तुम्हारे अंदर हैबिट ऑफ सेविंग्स को कल्टीवेट करना, और दूसरा डिपॉजिट लेना और सामने मेंबर को लेंड करना। डिपॉजिट लेना और सामने मेंबर को लेंड करना, ये किसका काम है? निधि कंपनी का काम है। अब मेरी बात सुनो, एप्लीकेबिलिटी किसको एप्लीकेबल है सर? ये सारे निधि कंपनीज को एप्लीकेबल है जो कंपनीज एक्ट में बने या पहले बने। सर निधि का दो काम है, सेविंग्स का कल्टीवेट करना हैबिट, और उनसे फिर डिपॉजिट लेना और सामने लोन देना। ये निधि कंपनी का काम है। दिस इज द ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ निधि कंपनी। अब सर उसमें कुछ रेलेवेंट डेफिनेशन है, उसमें इंपॉर्टेंट एक ही डेफिनेशन है सर, नेट ओन फंड। उसके अलावा कोई भी डेफिनेशन आपको नहीं पढ़ना है। नेट ओन फंड मतलब क्या? तुम्हारा चार चीज होते हैं, पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, प्लस फ्री रिजर्व, लेस एक्यूमुलेटेड लॉसेस, लेस इंटेंजिबल एसेट। सर ये चार चीजें होती है, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस माइनस एक्यूमुलेटेड लॉसेस माइनस इंटेंजिबल एसेट। ये करके आप नेट ओन फंड निकालते हो, और नेट ओन फंड बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सर इनकॉर्पोरेशन की बात करते हैं। इनकॉर्पोरेशन जब कंपनी का होता है ना, तो आपको सबसे पहले पैसे लगाने पड़ते हैं। तो लॉ ने बोला है कि जो मिनिमम पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल होगा वो आपका 5 लाख रुपए नहीं, 5-10 लाख रुपया होगा। और ये 19 अप्रैल 2022 से एप्लीकेबल है। सर ये इंपॉर्टेंट डेट है जो आप याद कर लो। ये जो अमेंडमेंट हुआ था ना, ये पूरा 19 अप्रैल 2022 से एप्लीकेबल है। तो सर आपको 19 अप्रैल 2022 के बाद अगर निधि कंपनी खोलना है तो आपको 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कितना? 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और उसके बाद जो एग्जिस्टिंग निधि कंपनी है ना, अगर उनका पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख से कम है तो उनको 10 लाख तक बढ़ाना पड़ेगा। और वो बढ़ाने के लिए उनको 18 महीने का समय दिया गया है। कितना? 18 मंथ्स का समय दिया गया है। सर जो भी एग्जिस्टिंग निधि कंपनी को है ना, नया रूल अप्लाई होगा, उसको 18 महीने के अंदर कंप्लाई करना पड़ेगा। उसके अलावा सर निधि कंपनी बिल्कुल भी प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं कर सकती। और निधि कंपनी जो है ना, वो अपने नाम के आगे निधि लिमिटेड वर्ड यूज करेगी। ये बेसिक है, कोई बड़ी बात नहीं है। निधि अपने नाम के आगे निधि लिमिटेड वर्ड यूज करेगी। अब सर रूल नंबर 5 ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें लोगों को बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। रूल नंबर 5 पहले जैसा था वैसे ही है। अब उसमें बस इन्होंने रूल नंबर 5 में लास्ट में कुछ ऐड कर दिया है। तो पहले कैसा था सब वो ऊपर ऊपर से बता देता हूं। जैसे ही आप एक कंपनी इंकॉर्पोरेट करते हो ना, फ्रॉम द इंकॉर्पोरेशन टिल द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर, जब तक आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज नहीं होता तब तक आपको चार कंडीशन मीट कर लेने पड़ेंगे। आपका नेट, आपके जो मेंबर्स हैं वो 200 से ज्यादा होने चाहिए। दूसरा, आपका नेट ओन फंड 10 लाख का होना चाहिए। सर रूल 5 में अभी भी 10 लाख रुपए लिखा है, ये 20 लाख नहीं है। यहाँ पे 10 लाख अभी भी लिखा है। ये अमेंडमेंट के पहले का सीन है सर। नोट्स पूरा अमेंडेड है, लेक्चर पूरा अमेंडेड है। मेरी बात सुनो सर, चार कंडीशन आपको मीट करने थे। पहला क्या? आपका टोटल नंबर ऑफ मेंबर 200 होने चाहिए, नेट ओन फंड 10 लाख से ज्यादा होना चाहिए, और तीसरा, अनएनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट में आपने ऑलरेडी 10% डाल दिया है, और आपका नेट ओन फंड इज टू डिपॉजिट का रेशियो 1:20 होगा। ये चार कंडीशन है। ये चार कंडीशन है जो आपको मीट करना पड़ेगा अगर आप निधि कंपनी हो, आपको एक साल के अंदर। सर ये जो एक साल लिखा है ना, यहाँ पे एक साल लिखा हुआ है, पर इसका मतलब ये निकल के आएगा कि फाइनेंशियल ईयर के अंदर, जब आपका ईयर शुरू, आप जब इनकॉर्पोरेट हुए, जब आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा तब तक ये चार कंडीशन आपको मीट करना था। अगर आप नहीं मीट कर पा रहे हो तो आप रीजनल डायरेक्टर को एप्लीकेशन देके एक्सटेंशन ले सकते थे, और एक्सटेंशन मिलता आपको एक और फाइनेंशियल ईयर का। सर कैसे एक्सटेंशन ले सकते थे वो सब अभी रेलिवेंट नहीं है, और कुछ स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस थे वो भी रेलिवेंट नहीं है। अब इन्होंने सर लास्ट में क्या अमेंडमेंट ऐड किया, इन्होंने बोला कि अब जो ये रूल 5 था ना,
ये पूरा का पूरा पुराने निधि कंपनीज को, नए निधि कंपनीज को अप्लाई नहीं होगा। नए वाले निधि कंपनी को ये पूरा रूल अप्लाई ही नहीं होगा, मतलब ये सारी बातें अब बकवास होगी। क्यों सर? क्योंकि अभी चीजें बदल गई है, और जो चीजें बदली है वो आपके आईसीआई मॉड्यूल में नहीं है, पर वो एक्स्ट्रा है, मैं आपको बता रहा हूँ चीजें बदल के क्या हो गई है। अब अगर आप निधि कंपनी बनाना चाहते हो ना, सबसे पहले पब्लिक लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट करो। इनकॉर्पोरेट करने के 120 दिन के अंदर आप ये देखो कि आपके नंबर ऑफ मेंबर्स 200 से ज्यादा हो गए, और आपका नेट ओन फंड जो है ना 20 लाख से ज्यादा हो गया। कितने लाख से ज्यादा? 20 लाख से ज्यादा हो गया। कितने दिन के अंदर? अब और एक साल नहीं सर, 120 दिन के अंदर। जब ये दोनों चीजें आप कर लोगे ना, उसके बाद आप सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई करो। उसके बाद आप क्या करो? सीजी को अप्लाई करो, और सीजी को अप्लाई करो इन द फॉर्म NDH4। और अप्लाई करके बोलो, हे सीजी, मेरे को तू क्या दे दे? निधि कंपनी का स्टेटस दे दे, और फिर तुमको निधि कंपनी का स्टेटस मिलेगा। पहले क्या होता था? पहले तुम निधि कंपनी बनते थे, फिर कंडीशंस मीट करते थे। अब तुम कंडीशन मीट करोगे तभी निधि कंपनी बनोगे। ये इन्होंने अमेंडमेंट कर दिया। पहले सर पुरानी बातें थी, अभी नीचे नई बात लिखी है, पर ये मैं बता दूं कि आपके आईसीआई मॉड्यूल में नहीं है, आरटीपी में भी नहीं है। उसके बाद सर इन्होंने बोला कि निधि कंपनी के लिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस और प्रोहिबिशंस होंगे। सर प्रोहिबिशन क्या था? पहले प्रोहिबिशन ये था कि आप कोई बिजनेस नहीं कर सकते, चिट फंड का, हायर परचेज का, लीजिंग का, इंश्योरेंस का, या कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं कर सकते, या कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं कर सकते अदर देन बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑन इट्स ओन नेम, खुद के नाम पे पैसा लेना और खुद के नाम पे ले देना। इसके अलावा तुम कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते थे। और सर आप क्या नहीं कर सकते थे? ये प्रोहिबिशन है, ये दोनों लिस्ट प्रोहिबिशन गए, और जो ये ग्रीन में मैंने डाला है वो ऐड किया है मैंने। दूसरा, आप जो है ना प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स और अदर डेट इंस्ट्रूमेंट जो है वो इशू नहीं कर सकते। उसके अलावा आप करेंट अकाउंट नहीं खोल सकते अपने मेंबर का, सेविंग अकाउंट खोल सकते हो, करेंट अकाउंट नहीं खोल सकते। उसके अलावा सर इन्होंने ये अमेंडमेंट करके बोला कि आज के बाद निधि कंपनी कभी भी किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट में के सिक्योरिटीज पे इन्वेस्टमेंट नहीं करे। आप लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, चाहे एसआर पास कर लो, चाहे बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर लो। हमने स्ट्रिक्टली प्रोहिबिशन लगा दिया तीन चीजों पे। ना ही आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदोगे, ना ही आप किसी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कंट्रोल करोगे कॉम्पोजिशन, और ना ही आप किसी का मैनेजमेंट चेंज करोगे। आप कोई भी काम नहीं करोगे। सर आप कोई भी ऐसा काम नहीं करोगे जिसके लिए आप नहीं बने हो। ना ही आप सिक्योरिटीज खरीदोगे, ना ही आप कॉम्पोजिशन चेंज करोगे, और ना ही कुछ करोगे। उसके अलावा सर आपको पता है, डिपॉजिट सिर्फ मेंबर से लेने का, और लोन सिर्फ मेंबर को देने का। और डिपॉजिट आप बॉडी कॉर्पोरेट से नहीं ले सकते, और लोन भी आप बॉडी कॉर्पोरेट को नहीं दे सकते। मतलब आपके कंपनी का जो मेंबर है ना, वो कभी भी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं हो सकता। उसके अलावा आपने अगर कोई लोन दिया है तो बदले में सिक्योरिटी लेते हो, उसको आप प्लेज नहीं कर सकते। आप किसी भी तरह का पार्टनरशिप अग्रीमेंट में एंटर नहीं कर सकते, और आप अपने मेंबर से डिपॉजिट लेने के लिए एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। पर अगर आपने प्राइवेट एडवर्टाइजमेंट किया तो लॉ बोलते हैं वो चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, आप कोई भी तरह का ब्रोकरेज या इंसेंटिव नहीं पे कर सकते डिपॉजिट लाने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, आप किसी भी तरह का लोन नहीं रेज करोगे बैंक से, या पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, या किसी से भी। फॉर वॉट? फॉर लेंडिंग टू द मेंबर्स। मेंबर्स को लोन देने के लिए, पैसा देने के लिए आप कहीं बाहर से लोन नहीं रेज कर सकते। ये सारी चीजें प्रोहिबिटेड है, और सारी लॉजिकल है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि प्रोहिबिशन पूरा लिखो। ऐसा आ सकता है कि लोन के बारे में बताओ, या ऐसा आ सकता है कि मेंबर सिक्योरिटीज अक्वायर करने के बारे में बताओ, पर ये पूरा आपका प्रोहिबिशन है। सर पहले ये जो पॉइंट हुआ करता था ना कि परचेज नहीं कर सकते सिक्योरिटीज, वो इसी टेबल के नीचे रेस्ट्रिक्शन में लिखा हुआ करता था। वो रेस्ट्रिक्शन काट दो। पहले लॉ कहता था कि आप ना सिक्योरिटीज अक्वायर कर सकते हो, लेकिन आपको एसआर पास करना पड़ेगा। अब लॉ कहता है कर ही नहीं सकता भाई, छोड़ना, मुद्दा खत्म, कर ही नहीं सकता। सर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या तुम लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हो? बिल्कुल प्रोवाइड कर सकते हो, लेकिन कभी भी आपके ग्रॉस इनकम के 20% से ज्यादा आपका रेंटल इनकम लॉकर से नहीं होना चाहिए। मतलब बहुत ज्यादा आप लॉकर पे डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए। साल में कभी भी ग्रॉस इनकम के 20% से ज्यादा रेंटल इनकम लॉकर से नहीं होना चाहिए। उसके बाद सर शेयर कैपिटल और अलॉटमेंट की बात करें तो एक शेयर जो है आपका कम से कम 10 रुपए का होगा। नॉमिनल वैल्यू 10 रुपए से कम नहीं हो सकता। बाकी कंपनी में 1 रुपए का होता है नॉमिनल वैल्यू। दूसरा, आप अगर अपने कंपनी में किसी को मेंबर बना रहे हो, और वो मेंबर अगर आपके कंपनी में डिपॉजिट कर रहे हैं ना, तो डिपॉजिट होल्डर को मिनिमम कितना शेयर पकड़ना पड़ेगा आपके कंपनी का पता है? एटलीस्ट 10 शेयर्स, और शेयर इक्विवेलेंट टू 100 रुपीज। या तो 10 शेयर ले लो, या उतने शेयर ले लो जो 100 रुपए में आते हैं, पर इतना तो पैसा लगाना पड़ेगा। पर अगर आप डिपॉजिट नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ सेविंग्स अकाउंट खुलवा रहे हो, सर क्या आप करंट अकाउंट खुलवा सकते हो? नहीं। पर अगर सेविंग अकाउंट खुलवा रहे हो, या रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खुलवा रहे हो ना, तो तुम सिर्फ एक भी शेयर होल्ड करोगे तो काम हो जाएगा। 10 शेयर या 100 रुपए की बात ही नहीं है, एक शेयर होल्ड करोगे तो काम हो जाएगा। मतलब डिपॉजिट होल्डर हो तो थोड़ा बड़ा इन्वेस्ट करो, सेविंग्स हो तो छोटा इन्वेस्ट करो। मेंबरशिप की बात करते हैं सर। मेंबरशिप में क्या लिखा है कि मेंबर कोई भी इंसान हो सकता है, पर बॉडी कॉर्पोरेट या ट्रस्ट कभी भी मेंबर नहीं हो सकता। आपका मेंबर कभी भी 200 से कम नहीं हो सकता, 200 या उसके बराबर होना चाहिए, और माइनर मेंबर नहीं हो सकता।
पर अगर माइनर को मेंबर बनना है ना, या माइनर को अगर डिपॉजिट देना है ना, तो वो अपने लीगल गार्डियन के नाम पे दे सकता है, और वो लीगल गार्डियन जो है वो मेंबर होना चाहिए। लीगल गार्डियन मेंबर होना चाहिए और आप अपने लीगल गार्डियन के नाम पे दे सकते हो। उसके बाद सर मैंने क्या कहा, एक और अमेंडमेंट आया है। सर मेंबर्स क्या करते थे, डिपॉजिट होल्डर क्या करते थे, पहले मेंबर बन जाते थे और बाद में कंपनी को डिपॉजिट देके फिर मेंबर अपना शेयर बेच देते थे। तो लॉ ने बोला कि अगर आप डिपॉजिट होल्डर हो या अगर आप पैसा लोन ले रखे हो, तो दोनों केस में जब तक आपका डिपॉजिट का पीरियड चल रहा है या जब तक आपका लोन का पीरियड चल रहा है, आप अपने 50% से ज्यादा शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते। आप कितना शेयर ट्रांसफर कर सकते हो सर, मैक्सिमम 51%। जब लोन खत्म हो गया या डिपॉजिट आपका एक्सपायर हो गया, उसके बाद आप पूरा कर दो, पर जब चल रहा है तो 50% से ज्यादा नहीं कर सकते। पर अपने मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स का ध्यान रखो। मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स क्या था सर, डिपॉजिट में एटलीस्ट 10 शेयर और ₹100 तक का शेयर, उसका ध्यान रखना। पर उसके अलावा 50% से ज्यादा शेयर नहीं बेच सकते। अब सर अमेंडमेंट यहां पे आया है कि नेट ओन फंड कितना होना चाहिए एक निधि का। तो लॉ ने बोला हर निधि कंपनी का ना नेट ओन फंड 20 लाख या हायर अमाउंट जो प्रेस्क्राइब करे वो होना चाहिए। इन्होंने प्रेस्क्राइब किया सर 20 लाख रुपए। तो अब नेट ओन फंड क्या हो गया, एक्चुअली यहाँ पे और हायर अमाउंट काट दो, इन्होंने हायर अमाउंट स्पेसिफाई कर दिया 20 लाख रुपया। तो अब आपका नेट ओन फंड 20 लाख रुपया होना चाहिए। तो सर जो एग्जिस्टिंग निधि कंपनी है उनको 18 महीने का टाइम दिया, 18 महीने में तुम कंप्लाई कर लो, तो तुम्हारा इतना नेट ओन फंड होना चाहिए। सर अब ब्रांचेस का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ब्रांचेस आपके आईसीआई मॉड्यूल में नहीं है, पर केस स्टडी में इस पे क्वेश्चन आया। सर क्या निधि कंपनी ब्रांच खोल सकती है? अगर तुम एक भी ब्रांच खोलना चाहते हो ना, तो सबसे पहले ये बता, पिछले तीन फाइनेंशियल ईयर में कंटिन्यूस तेरा नेट पैट होना चाहिए। नेट पैट मतलब क्या, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब पिछले 3 साल से तू प्रॉफिटेबल है तो ही ब्रांच खोलने की बात करना। तो अगर तू ब्रांच खोलना चाहता है ना, और अगर तू अपने डिस्ट्रिक्ट के बाहर जा रहा है या अपने डिस्ट्रिक्ट में 3 से ज्यादा ब्रांच खोल रहे हैं, अपने या तो डिस्ट्रिक्ट के बाहर जा रहा है या डिस्ट्रिक्ट में 3 से ज्यादा ब्रांच खोल रहे हैं, तो तेरे को रीजनल डायरेक्टर का प्रायर अप्रूवल लगेगा। और एक बार जब आपने ब्रांच खोल लिया ना, तो 30 डेज के अंदर आरओसी को बताना पड़ेगा। जैसे ही आपने ब्रांच खोल लिया, 30 डेज के अंदर आरओसी को बताना पड़ेगा। सर इंपॉर्टेंट है, अगर आप एक ब्रांच खोल रहे हो तो आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होना चाहिए पिछले साल में, 3 साल में। आरडी का अप्रूवल लगेगा क्या? बताइए, डिस्ट्रिक्ट के अंदर हो कि डिस्ट्रिक्ट के बाहर जा रहे हो? डिस्ट्रिक्ट के बाहर जा रहे हो तो आरडी का अप्रूवल लगेगा, या फिर डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी हो पर 3 से ज्यादा ब्रांच अगर खोल रहे हो ना, तो आपको आरडी का अप्रूवल लगेगा। और आरडी के अप्रूवल के बाद जब ब्रांच खुल जाए तो 30 डेज के अंदर इंटीमेट कर देना। इस पे सर एक क्वेश्चन नंबर 40 है केस स्टडी का, वो जरूर कर लेना। सर क्या डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है निधि? बिल्कुल डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, पर नेट ओन फंड इज टू डिपॉजिट का रेशियो 1:20 होना चाहिए। मतलब क्या, आप जितना पैसा लगा रखे हो उससे 20 गुना तक डिपॉजिट ले सकते हो, उससे ज्यादा डिपॉजिट नहीं ले सकते। उसके बाद सर अपन बात करें डिपॉजिट्स की, तो डिपॉजिट्स की बात क्या है सर, या तो आप फिक्स डिपॉजिट कर सकते हो या रिकरिंग डिपॉजिट कर सकते हो। फिक्स डिपॉजिट अगर करा तो उसका टेन्योर क्या होगा, मिनिमम 6 महीना, मैक्सिमम 60 मंथ। पर अगर रिकरिंग डिपॉजिट किया तो मिनिमम 12 महीना तो चाहिए और मैक्सिमम 60 मंथ, मतलब 5 साल से ज्यादा का डिपॉजिट नहीं हो सकता। अब सर इंटरेस्ट कितना दोगे आप एफडी या आरडी में? सुनना, कोई भी और एनपीएफसी को जितना मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट अलाउड है ना, उतना ही तुम भी रेट दे सकते हो, उससे ज्यादा नहीं दे सकते। कोई भी और एनबीएफसी को जितना मैक्सिमम रेट अलाउड है उतना ही तुम मैक्सिमम दे सकते हो। पर सर सुनो, अगर तुमने रिकरिंग डिपॉजिट लिया है पर उसके सामने अगर तुमने कोई लोन भी दिया है, अगर तुमने रिकरिंग डिपॉजिट लिया है और सामने कोई लोन भी दिया है, तो डिपॉजिट का मैक्सिमम पीरियड जो है ना, वो लोन के रीपेमेंट से मैच होना चाहिए। सर ये बहुत डिटेल में अपने को क्लास में समझना पड़ता है, अभी जाने दो। उसके बाद मैंने क्या कहा सर, अगर आप सेविंग्स अकाउंट खुलवा रखे हो तो सेविंग्स अकाउंट में मैक्सिमम बैलेंस जो इंटरेस्ट मिल सकता है वो 1 लाख होगा। मतलब सेविंग्स अकाउंट में मैं 5 लाख रुपए भी लग सकता हूँ, पर मेरे को सिर्फ 1 लाख पे इंटरेस्ट मिलेगा। सवाल ये सर, सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट कितना मिलेगा? अरे जितना नेशनलाइज्ड बैंक अलाउ करते हैं ना, उस पे 2% जोड़ के मिलेगा बस। मतलब तुम कितना इंटरेस्ट दे सकते हो? अगर एसबीआई 2% देता है सेविंग में, तो तुम मैक्सिमम 4% दे सकते हो, उससे ज्यादा नहीं दे सकते, और वो भी 1 लाख रुपए पे। ये सेविंग की बात हो गई। उसके बाद सर क्या आरडी या एफडी प्री मेच्योर क्लोजर हो सकता है? सुनो, शुरू के 3 महीने में तो सोचना भी मत। 3 महीने में तो तुम्हारा क्लोजर ही नहीं होगा, प्रिंसिपल भी वापस नहीं मिलेगा। पर अगर 3 महीने से लेकर के 6 महीने के बीच में फोर क्लोजर करवा रहे हो, तो तुमको प्रिंसिपल तो मिलेगा पर जीरो इंटरेस्ट मिलेगा। 3 महीने के बाद और 6 महीने के पहले इंटरेस्ट जीरो होता है। और अगर 6 महीने के बाद फोरक्लोजर करा रहे हो ना, तो आपको 2% की पेनल्टी लगेगी। मतलब जितना इंटरेस्ट आपका बनता था उतने पीरियड के लिए, उसमें 2% काट के आपको क्या दिया जाएगा, आपको पैसा दिया जाएगा। तो सर लॉ ने क्या कहा, द निधि विल नॉट पे विद इन 3 मंथ। 3 महीने के अंदर तो रीपे ही नहीं हुआ, 3 महीने के बाद कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा 6 महीने तक। और 6 महीने के बाद अगर आप एक्सपायरी कर रहे हो तो 2% आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा, 2% इंटरेस्ट रिड्यूस कर लिया जाएगा फ्रॉम द अमाउंट विच वुड हैव बीन ऑर्डिनरीली पेड इफ द डिपॉजिट हैड रन फॉर सच पीरियड। मतलब कितने समय के लिए डिपॉजिट रखा था उसका इंटरेस्ट रेट बताओ, उसमें 2% पेनल्टी का काट के आपको वापस करेंगे। पर अगर किसी इंसान का डेथ हो गया है ना, तो डेथ के केस में 2% का पेनल्टी नहीं काटेंगे।
डेथ के केस में 2% का पेनल्टी नहीं काटेंगे। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? डेथ के केस में जो है 2% का पेनल्टी नहीं काटेंगे। सर क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? हाँ सर। अब सर बात करते हैं अनएनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट की। व्हाट इज अनएनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट? अनएनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट मतलब, सर अनइनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट मतलब क्या? अगर तुम पैसा ले रहे हो ना, तो जैसे बैंक्स को एसएलआर सीआरआर क्रिएट करना होता है, मतलब एक रिजर्व क्रिएट करना होता है बैंक को, वैसे ही निधि कंपनी को ना अपने डिपॉजिट में 10% जो है ना वो अन अन अनएनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट में डालना पड़ता है। सर ये टर्म डिपॉजिट कराओगे कहां पे? आप या तो शेड्यूल्ड कॉमर्स बैंक कमर्शियल बैंक में करवा लो या पोस्ट ऑफिस में करवा लो, या तो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में करवा लो या पोस्ट ऑफिस में करवा लो, पर अनएनकम्बर्ड होना चाहिए। पर सर कितना अमाउंट करवाएंगे? तो लॉ ने कहा देख, जिस मंथ में तू टर्म डिपॉजिट करवाना चाहता है ना, उसके 2 महीने पहले चले जा। अगर तू मई में करवाना चाहता है तो अप्रैल छोड़ और मार्च में चले जा। मार्च का जो लास्ट वर्किंग डे था, उस दिन जो तेरा टोटल डिपॉजिट का बैलेंस था ना, जितना डिपॉजिट था उसका 10% जो है मिनिमम इस महीने तेरे को टर्म डिपॉजिट रखना पड़ेगा। मतलब अगर सर मार्च के एंड में मेरा 100 करोड़ का डिपॉजिट था, तो 10 करोड़ जो है मेरे को पूरे मई के महीने में क्या करना पड़ेगा? एज अ डिपॉजिट अनएनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट रखना पड़ेगा। पर अगर मेरे को वो 10 में सर, अगर ये 10 करोड़ में से भी कुछ पैसा निकालना है ना, तो मैं निकाल सकता हूं, लेकिन मेरे को रीजनल डायरेक्टर का अप्रूवल लगेगा। उसके अप्रूवल के बाद मैं ये लिमिट कम कर सकता हूं, पर मैं पैसा वापस रिस्टोर करना पड़ेगा। मतलब ये 10 करोड़ में से मान लो 2 करोड़ निकाल लिया, तो आरडी को पूछना पड़ेगा, और पूछने के बाद मेरे को वापस ये 2 करोड़ भी एक समय के बाद डालना पड़ेगा। ये अनएनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट है सर। इसमें अमेंडमेंट ये आया है कि जो आपको आरडी से पूछना पड़ेगा ना, वो अप्रूवल आप एनडीएच 2 फॉर्म में दोगे। एनडीएच 2 फॉर्म में आप आरडी का अप्रूवल लोगे कि आरडी मैं टर्म डिपॉजिट का बैलेंस कम कर रहा हूं लिमिट से, प्लीज मेरे को करने देना। ठीक है। उसके बाद सर बात करते हैं लोन्स की। क्या आप मेंबर को लोन दे सकते हो? जी हाँ, मेंबर को लोन दे सकते हो। उसके बाद अलावा किसी को भी लोन दे सकते हैं। सवाल ये कितना लोन दे सकते हो, सर लिमिट क्या है? तो लॉ ने बोला डिपेंड करता है कितना डिपॉजिट है हमारे पास। अगर 2 करोड़ तक का डिपॉजिट है तो लोन होगा 2 लाख का। अगर 2 करोड़ से 20 करोड़ है तो पर मेंबर, ये लोन का नंबर पर मेंबर है सर, पर मेंबर आप 7.5 लाख रुपए दे सकते हो। सर ये जो लिमिट है ये टोटल है, ये लिमिट टोटल है, और ये लिमिट जो है ये पर मेंबर है। अगर टोटल डिपॉजिट मेरे पास 2 करोड़ से 20 करोड़ है तो 7.5 लाख का। अगर टोटल डिपॉजिट 20 करोड़ से 50 करोड़ है तो 12 लाख का मैं लोन दे सकता हूं मेंबर को। और अगर डिपॉजिट 50 करोड़ से ज्यादा है तो 15 लाख का लोन दे सकता हूं पर मेंबर। ये मेरा लिमिट है, इससे ज्यादा लोन नहीं दे सकता। मतलब किसी भी हालत में मिनिमम 2 लाख लोन दे सकता हूं, मैक्सिमम 15 लाख लोन दे सकता हूं। 2 लाख, 7.5 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 2 करोड़, 2 करोड़ से 20 करोड़, 20 करोड़ से 50 करोड़, और 50 करोड़ से ज्यादा, ये आपका लोन का लिमिट हो गया। अब सर सुनो, अगर एक निजी कंपनी है जो पिछले 3 साल में प्रॉफिट नहीं कर रही है, पिछले 3 साल से लॉस में है, तो ये जो लिमिट है ना ये हाफ हो जाएगा। ये लिमिट जो है ये आपका हाफ हो जाएगा, 50% हो जाएगा अगर पिछले 3 साल से लोन नहीं है। अगर सर किसी पिछले साल से प्रॉफिट नहीं है, अगर सर आपने किसी को लोन दिया और अगर उसने डिफॉल्ट कर दिया ना, तो अब वो फर्दर लोन के लिए एलिजिबल नहीं है। फर्दर लोन के लिए बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं होगा बंदा। अब सर ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर आप किसी को लोन दे रहे हो तो लोन के सामने आपको सिक्योरिटी लगेगा। सिक्योरिटी 3 तरह का हो सकता है सर, ये तीनों। कौन सा 3 सर? पहला, आप गोल्ड सिल्वर या ज्वेलरी को भी एज ए सिक्योरिटी ले सकते हो। पर अगर गोल्ड सिल्वर या ज्वेलरी को ले रहे हो तो जो लोन है ना वो आप 1 साल से ज्यादा मत देना। क्यों सर? गोल्ड की वैल्यू नहीं है, 1 साल में बहुत बदल जाएगी, तो लोन जो है 1 साल के से ज्यादा मत देना। पर सर आप एक बात याद रखो, अगर मैं मेंबर को लोन दे रहा हूं तो सिर्फ सिक्योर्ड लोन ही दे सकता हूँ, अनसिक्योर्ड नहीं दे सकता। सिक्योर में गोल्ड ज्वेलरी या सिल्वर लिया मैंने, तो लोन का पीरियड 1 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर मैंने इमूवेबल प्रॉपर्टी दिया, सॉरी इमूवेबल प्रॉपर्टी लिया, तो 3 कंडीशन ध्यान रखना कि पहला, लोन 7 साल का है, 7 साल के अंदर अंदर रीपे हो जाएगा, 7 साल से कम का है। दूसरा, जो लोन आपने लिया है ना, जो लोन आपने दिया है उसकी वैल्यू इज लेस देन 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब अगर मैं निधि कंपनी हूं और निधि कंपनी ने शुभम को अगर लोन दिया क्योंकि वो मेंबर था, तो लोन कितने का दिया? 5 करोड़। तो सामने जो आप प्रॉपर्टी लोगे ना वो कम से कम 10 करोड़ का होना चाहिए। मतलब इतना सेफ खेलोगे कि प्रॉपर्टी का 50% आप लोन देंगे। और तीसरा, आप जो लोन दे रहे हो ना अगेंस्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो टोटल लोन का 50% से कम होना चाहिए। मतलब कुछ लोन आपने गोल्ड के सामने दिया होगा, कुछ लोन इसके सामने, कुछ लोन इसके सामने, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के सामने जो लोन है ना वो टोटल लोन का 50% से कम होना चाहिए, तभी जाके ये वैलिड होगा। ये तीनों कंडीशन मीट होने चाहिए अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी के सामने लोन दे रहे हो। तीसरा, आप जो लोन है ना फिक्स डिपॉजिट या एनएससी, फिक्स डिपॉजिट रिसीट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट या किसी और गवर्नमेंट सिक्योरिटी के सामने भी लोन दे सकते हो। पर अगर आप लोन दे रहे हो ना तो उसके मेच्योरिटी का ध्यान रखना। जो सिक्योरिटी आप प्लेज में ले रहे हो, जो फिक्स डिपॉजिट आपको प्लेज में दिया, उसका जो मेच्योरिटी है ना, इट शुड बी अर्लियर ऑफ द लोन पीरियड और 1 ईयर। जितने साल का लोन है या 1 साल, उसका अर्ली, उससे जो विच एवर इज अर्लियर उतना मेच्योरिटी होना चाहिए। मतलब सर मैं आपको वैसे एग्जांपल नहीं लेना चाहिए अभी रिविजन क्लास में, पर मेरी एक बात समझो, अगर एक कंपनी है
निधि कंपनी है, उसने अपने मेंबर को लोन दिया, मेंबर ने बदले में क्या दिया, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। लोन कितने साल के लिए दिया सर, 5 साल के लिए। तो लॉ कहता है ये जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है ना, इसकी मेच्योरिटी होगी, या फिर ये जो फिक्स डिपॉजिट रिसीट है इसकी मेच्योरिटी होगी, इसकी मेच्योरिटी कितनी होनी चाहिए सर, तो लॉ कहता है पीरियड ऑफ लोन और 1 ईयर विच एवर इज अर्लियर, तो मैक्सिमम 1 साल का मेच्योरिटी होना चाहिए। अगर 2 महीने में भी मेच्योर हो जाएगा तो अच्छा है ना, तो हमारे पास वो कैश की तरह पड़ा हुआ रहेगा। उसके बाद सर अगर जॉइंट शेयर होल्डर है तो लोन किसको दोगे आप, अगर जॉइंट शेयर होल्डर है तो जिसका नाम ऊपर आता है, जिसका नाम पहले आता है उसको आप लोन दोगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा सर लोन पे, जो आप लोन दे रहे हो उसमें कितना इंटरेस्ट चार्ज करोगे, तो लॉ कहता है डिपॉजिट वाले से पैसा ले रहे हैं, उसको जितना इंटरेस्ट दे रहा है ना उससे 7.5% का तो स्प्रेड रख सकते हैं। मतलब क्या, आपने जितना हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया है डिपॉजिट में, उसमें 7.5% जोड़ो, इतना आप लोन पे इंटरेस्ट दे सकते हो, 7.5% ऑन द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। पर सर एक बात याद रखना, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका लोन पे होगा ना, वो हर क्लास ऑफ लोन के लिए सेम रहेगा, मतलब हर क्लास ऑफ लोन के लिए फिक्स रहेगा हर जगह। मतलब अगर मैं गोल्ड के अगेंस्ट लोन दे रहा हूं तो 1%, अगर मैं प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन दे रहा हूं तो 1%, क्या फिक्स रखोगे, और इसको आपको अपने ब्रांच ऑफिस में, रजिस्टर्ड ऑफिस में, सब जगह प्रोमिनेंटली डिस्प्ले करना पड़ेगा, एकदम क्लियरली बताना पड़ेगा हमारे लोन पे इंटरेस्ट रेट क्या है। सर क्या आपकी कंपनी में डायरेक्टर हो सकते हैं, बिल्कुल, आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो मिनिमम 3 डायरेक्टर होंगे। डायरेक्टर जो होंगे ना, ये याद रखना, ये यूनिक पॉइंट है, मेंबर होंगे आपकी कंपनी के, अगर मेंबर होंगे तभी डायरेक्टर बन सकते हैं, वरना नहीं बन सकते। सर निधि कंपनी में आपको याद है सेक्शन 160 में डिपॉजिट जो है इसीलिए 10,000 रुपया कर दिया है इन्होंने। सर डायरेक्टर का टर्म क्या है, वहां पे टर्म नहीं लिखा था, यहाँ पे टर्म लिखा है कि डायरेक्टर जो है एक साथ 10 साल के लिए होल्ड कर सकता है ऑफिस, पर सर रीअपॉइंट नहीं हो सकता। वो ना, जिस समय उसका टेन्योर खत्म हुआ उसके बाद 2 साल का कूलिंग पीरियड लेगा, फिर रीअपॉइंट हो। मतलब सर कूलिंग पीरियड यहाँ पे कितना हो गया, 2 साल का, टर्म कितना हो गया, 10 साल का। और बाकी जो 10 का प्रोविजन, डिक्लेरेशन का प्रोविजन और डिस्क्वालिफिकेशन का प्रोविजन, सारी चीजें वैसी की वैसी अप्लाई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर डिविडेंड की बात करें, बहुत मेजर अमेंडमेंट हुआ है। लॉ पहले कहता था कि डिविडेंड तुम 25% या उससे ज्यादा दे सकते हो, ज्यादा देने के लिए कुछ कंडीशंस थे। अब लॉ ने सब काट दिया, बोले भैया 25% तक का मैक्सिमम डिविडेंड दे सकते हो, उससे ज्यादा डिविडेंड दे ही नहीं सकते। बाकी सारी चीजें काट दी सर उन्होंने, जो भी लिखा था पूरा काट दिया, अभी बोला मैक्सिमम 25%, पहली बार लाइफ इजी की है। सर क्या आप ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हो, बिल्कुल ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हो। अगर इंडिविजुअल है तो एक टर्म अप टू 5 इयर्स के लिए, अगर फर्म है तो 2 टर्म 5 इयर्स ईच, मतलब टोटल 10 साल के लिए। और जब आपका टर्म खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद 2 साल का आपको कूलिंग पीरियड लेना पड़ेगा, जैसे नॉर्मल कंपनी के लिए होता है, पर नॉर्मल कंपनी के लिए 2 साल नहीं होता है, निजी कंपनी के लिए 2 साल है। और सर निधि कंपनी के केस में आपको ना एक हाफ ईयरली रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। ये हाफ ईयरली कैलेंडर का हाफ ईयर है, मतलब आपको जुलाई में एक रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, जनवरी में एक रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। कितने दिन के अंदर सर, जब आपका हाफ ईयर खत्म होता है ना, उसके 30 डेज के अंदर आप एक NDS 3 में रिटर्न फाइल करोगे, और रिटर्न आप अकेले अकेले नहीं फाइल करोगे, उसको सर्टिफाई करवाना पड़ेगा बड़े लोगों से, CA या कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस से। 30 दिन के अंदर आप क्या करोगे, फाइल करोगे सर्टिफाई करवा के। मतलब जैसे ही आपका हाफ ईयर खत्म हुआ, कैलेंडर ईयर का हाफ ईयर, मतलब 30 जून आया, उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको फाइल करना पड़ेगा। और ऑडिटर एक सर्टिफिकेट भी देगा। सर आपको पता है हर कंपनी में ऑडिटर अपना सर्टिफिकेट देता है, तो ऑडिटर हर साल अपना सर्टिफिकेट देगा, और जो ऑडिटर का सर्टिफिकेट है ना, उसको ऑडिट रिपोर्ट के साथ लगाना और उसको फाइल कर देना। और अगर निधि कंपनी ने कोई कॉन्ट्रावेंशन किया है तो निधि कंपनी को और ऑफिसर इन डिफॉल्ट को 5,000 रुपए का फाइन लगेगा। बहुत छोटा फाइन है सर, 5,000 रुपए तक का, और फर्दर फाइन लग सकता है 500 रुपीज पर डे का। सर फर्दर फाइन लग सकता है 5,500 रुपीज पर डे का। क्या आपको मेरी बात समझ आई है? सर ये पूरा आपका रिविजन था निधि कंपनी के लिए, बस करते हैं यहाँ पे।